हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आराम कोचिंग। कैसे हैं आप सब? हो अच्छे होंगे और सेफ होंगे। दोस्तों, मैथ की इस सीरीज में हम लोग कर रहे हैं मॉडल टेस्ट पेपर रेलवे के लिए, जो आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हर वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन आपके एनटीपीसी के एग्ज़ाम में या फिर ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आ सकता है। सो गाइस, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है। एक त्रिभुज का आधार 6√3 सेंटीमीटर है और इसके दोनों आधार कोण 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है, तो त्रिभुज का ऊंचाई कितनी होगी? ठीक है, बेस देखिए दिया है 6√3 दिया है और इसका जो 2 बेस एंगल दिया है, एक दिया है 30 डिग्री और एक दिया है 60 डिग्री। तो देखिए जो ट्रायंगल का हाइट है, त्रिभुज का जो ऊंचाई है, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, सो गाइस मान लीजिए हम पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो देखिए ट्रायंगल कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका बेस जो कि मान लीजिए 6√3 आएगा। ये रहा हाइट जो कि हमको निकालना है। ठीक है, इस वाले एंगल को हम मान लीजिए 30 डिग्री होगा और इस वाले एंगल को हम मान लेते हैं 60 डिग्री होगा। ठीक है, इसका हम कुछ नाम पॉइंट कर देते हैं, ए, इसका बी और इसका रख देते हैं सी। ठीक है, और यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ पे हम रख देते हैं डी। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले हम लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ट्रायंगल हम लेंगे ए बी सी। ठीक है दोस्तों, साइन 30 जो हम 30 डिग्री वाला एंगल है वहाँ की बात कर रहे हैं। ठीक है, साइन 30 देखिए थीटा के सामने क्या होता है, तो थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो देखिए साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन इक्वल टू होता है P/H। ठीक है, तो देखिए परपेंडिकुलर क्या है इसके सामने, तो देखिए AC है। ठीक है, बटे में देखिए हाइपोटेन्यूज होगा, मतलब कि कर्ड होगा। तो कर्ड देखिए क्या है इसके लिए, तो देखिए 6√3 है। ठीक है, ये हो गया 6√3। साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ इक्वल टू देखिए AC बटे 6√3। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको काट लेंगे तो AC का जो वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा 3√3। ठीक है, सो गाइज इसका मतलब ये है कि जो ये वाला साइड है AC है, इसका देखिए वैल्यू आ गया क्या, 3√3। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल ADC। ठीक है, मतलब कि ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, तो ये वाला ट्रायंगल में देखिए 60 है और देखिए इस ट्रायंगल के देखिए सामने वाला जो AD है ये देखिए परपेंडिकुलर है, तो यही हमको AD क्या होता है निकालना होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें भी हम साइन लेंगे। ठीक है, साइन 60 देखिए साइन 60 क्या होता है, तो साइन होता है P/H। ठीक है, मतलब कि परपेंडिकुलर बटे कर्ण। देखिए P क्या है, तो P जो है AD है जो हमको निकालना है, और देखिए इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, तो ये देखिए 3√3 है। ठीक है दोस्तों, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है √3/2। ठीक है, 3/2 इक्वल टू क्या होगा, AD/3√3। ठीक है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे AD का वैल्यू बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। ये क्या होगा, AD का जो वैल्यू आएगा 3√3 इंटू 3 मतलब कि 9 डिवाइड बाय देखिए 2। ठीक है, तो 9/2 क्या होगा, ये हो जाएगा 4.5। ठीक है, तो गाइस जो इसका लंब है, जो इसका परपेंडिकुलर है ट्रायंगल का, ये हो जाएगा 4.5। सो गाइस ऑप्शन नंबर बी जो है इसका ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो गाइस ऐसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा के कोई सा भी किसी भी त्रिभुज का कोई भी साइड हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो गाइस ऐसे हमको क्वेश्चन को करना होता है। चलिए दोस्तों देखा जाए इसमें अगला क्वेश्चन क्या है। सो गाइस देखिए ये क्वेश्चन क्या है, 2401 के साथ ऐसा कौन सा न्यूनतम संख्या को जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 14 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाए, मतलब कि डिविजिबल हो जाए। सो गाइस देखिए हम इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे, और दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन एनटीपीसी और ग्रुप डी में अक्सर आते रहते हैं। ठीक है, सो गाइस हम क्या करेंगे, देखिए 2401 है तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2401। ठीक है, इसको हम दोस्तों क्या करेंगे, 14 से हमको इसको भाग कर देंगे। ठीक है, बिकॉज हमको 14 से डिविजिबल इसका चेक करना है। सो गाइस 14 का देखिए 14 होता है, यहाँ देखिए 10 बच जाएगा और एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या होता है, 14 सत्ते क्या होता है, 98 होता है। ये देखिए 1 है, 14 सत्ते 98 होता है। यहाँ पे देखिए 2 बचा और एक देखिए ये वाला आ गया 21 हो गया। ठीक है, तो 14 एकम देखिए 14 हो गया, इसमें से घटाएंगे तो देखिए क्या बच जाएगा, तो 7 देखिए क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा, शेष बच जाएगा। ठीक है,
तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि यदि इस नंबर में हम 7 और जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, एक बार भाग चला जाएगा। सो गाइस जो न्यूनतम संख्या है, जो मिनिमम नंबर है, हमको ऐड करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा 7। ठीक है, देखिए दोस्तों 7 रिमाइंडर बच रहा है। यदि 7 और होता तो 14 हो जाता, और 14 हो जाता तो 14 से एक बार भाग चला जाता। ठीक है, तो इसीलिए कम से कम हमको जो न्यूनतम संख्या इसमें जोड़ना है वो 7 जोड़ना होगा। सो गाइस ऑप्शन नंबर बी जो है इसका ये करेक्ट आंसर है 7। सो गाइस ऐसे हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखा जाए इसमेमें अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 60 लीटर के मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात देखिए 2:1 है। यदि यह अनुपात 1/2 हो जाए तो डाले गए पानी का मात्रा ज्ञात करिए। ठीक है, सो गाइस 60 लीटर मान लीजिए मिक्सचर है, उसमें जो मिल्क है और वाटर का रेशियो देखिए क्या है, 2:1 दिया है। ठीक है, तो गाइस हम पहले निकाल लेंगे कि उसमें दूध कितना है और पानी कितना है। ठीक है, मान लीजिए 60 लीटर देखिए मिक्सचर है, और देखिए हमको किस रेशियो में दिया है, तो देखिए मिल्क दिया है 2 और वाटर दिया है 1 के रेशियो में। ठीक है, तो देखिए 2 1 कितना होता है, 3 होता है, तो हम इसको 3 भाग में तोड़ देंगे। तो देखिए 20 3 60, मतलब कि एक हिस्सा का जो वैल्यू है देखिए 20 है। तो मिल्क देखिए कितना होगा, इंटू 20 कर देंगे, तो 20 दूना देखिए 40 लीटर क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा। और देखिए 1 का वैल्यू क्या होगा, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मतलब कि 20 लीटर आपका देखिए पानी है। ठीक है, सो गाइस इसका मतलब ये है कि जो 60 लीटर का मिक्सचर है उसमें देखिए 40 लीटर देखिए दूध है और 20 लीटर क्या है उसमें पानी है। ठीक है दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि कितना पानी और मिलाया जाए ताकि जो हमारा नया रेशियो वो देखिए 1:2 का बन जाए। ठीक है, देखिए मिल्क कितना है, तो मिल्क देखिए 40 है, हम मिल्क में देखिए कुछ नहीं मिला रहे हैं। और देखिए पानी में देखिए पानी पहले से 20 है, और उसमें हम कितना वाटर मिलाएं, तो मान लीजिए x लीटर हम वाटर मिला रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद जो हमारा रेशियो बन रहा है ये बन जा रहा है 1:2 का। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। ठीक है, देखिए 20 दूना देखिए 80 होता है, इक्वल टू क्या होगा 20 + x। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 80 - 20 = 60 आ जाएगा। ठीक है, सो गाइस इसका मतलब ये है कि हम 60 लीटर पानी उसमें और ऐड करेंगे तो जो हमारा मिक्सचर है वो बन जाएगा 1:2 के रेशियो में। ठीक है, सो गाइस जो हमारा आंसर होगा ये होगा 60 लीटर की, मतलब हमको 60 लीटर पानी उसमें डालना होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखा जाए अगला क्वेश्चन इसमें क्या है। गाइस देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 12 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुना थी। 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुना होगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको देखा जाए कि कैसे करना है। देखिए दोस्तों हम 12 साल पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, 12 साल पहले का। ठीक है, 12 ईयर्स पहले। तो देखिए 12 ईयर्स पहले मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं फादर और यहाँ पे हम लिखते हैं सन। ठीक है, तो क्वेश्चन दोस्तों ये बोल रहा है कि 12 साल पहले जो पिता का आयु है वो बच्चे की आयु से 4 गुनी थी। ठीक है, मतलब कि हम देखिए पुत्र का एज मान लीजिए 1 लिए, तो देखिए इसका 4 गुना कितना होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि देखिए हमारा रेशियो निकल के आ गया फादर इज टू सन का, वो क्या हो गया 4:1 का आ गया। ठीक है दोस्तों, हम इसको मान लेंगे 4x है और इसको मान लेंगे 1x है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो ये रेशियो है ये रेशियो 12 साल पहले का है। ठीक है, तो यदि हम 12 साल पहले में 12 साल जोड़ दें तो क्या आ जाएंगे, वर्तमान में आ जाएंगे। और देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए 6 साल बाद का बोल रहा है, तो हम वर्तमान में 6 साल और ऐड कर देंगे तो हम 6 साल बाद में चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको देखा जाए कि कैसे करना है। यहाँ पे देखिए 4x देखिए पिता का एज है 12 साल पहले का, इसमें देखिए 12 साल जोड़ दिए तो हम प्रेजेंट में आ गए, प्लस देखिए 6 साल और जोड़ दिए तो हम 6 साल बाद चले गए। ठीक है, बटे में देखिए क्या है, पुत्र का देखिए एज क्या है, ये देखिए 1x है 12 साल पहले का, इसमें हम 12 साल जोड़ दिए मतलब कि हम प्रेजेंट में आ गए, वर्तमान में आ गए, और इसमें हम 6 साल और जोड़ दिए तो हम 6 साल बाद चले गए। ठीक है, और देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोला कि 6 साल बाद जो है पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। ठीक है, मतलब कि जो पिता की आयु है, मान लीजिए पुत्र की आयु हम 1 लिए तो पिता की आयु कितनी होगी, तो इससे 2 गुनी मतलब कि 2 हो जाएगी। ठीक है, और दोस्तों इसी इक्वेशन से हम x का वैल्यू बहुत ही आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या है, ये देखिए 12 × 6 = 18 हो जाएगा दोस्तों, 4x + 18 हो जाएगा, नीचे देखिए क्या हो जाएगा, तो x + 18 हो जाएगा। ठीक है, वो किसके बराबर है, 2/1 के बराबर। ठीक है दोस्तों, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो क्या होगा, ये देखिए 4x + 18 = 2x + 36। सो गाइस यहाँ से देखिए x का वैल्यू देखिए 9 आ गया। ठीक है, सो गाइस इसका मतलब ये हो गया कि 12 साल पहले पुत्र का एज क्या था, तो देखिए 1x था। ठीक है,
तो 1:9 मतलब कि 9 साल, ठीक है। तो 12 साल पहले जो पुत्र का आयु था ये देखिए 9 साल था। तो पुत्र का आयु प्रेजेंट में पूछ रहा है कि इस समय कितना होगा, तो ये देखिए 9 साल 12 साल पहले का था, तो हम इसमें यदि 12 साल और ऐड कर दिए तो देखिए 12 और 9 देखिए 21 साल जो हो जाएगा ये हो जाएगा आज का एज, मतलब कि प्रेजेंट एज, ठीक है। सो गाइस ऑप्शन नंबर जो इसका सी है ये करेक्ट आंसर है 21 साल, ठीक है। सो गाइस ऐसे हम क्वेश्चन को बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। दोस्तों आप इस सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिए तो बहुत ही कम समय में निकाल लेंगे, क्योंकि हम इसमें आपको समझा के कर रहा हूँ इसके लिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों देखा जाए अगला क्वेश्चन इसमें क्या है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, 17, 25, 8, 3 और 12 की जनसंख्या मानक विचलन 7.56 है। यदि प्रत्येक संख्या 3 से गुणा की जाए तो नया मानक विचलन क्या होगा, ठीक है। दोस्तों ये नंबर दिया है 17, 25, 8, 3 और 12। इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है देखिए क्या दिया है 7.56, ठीक है। बोला कि हम सारे नंबर में मतलब कि 17 में, 25 में, 8 में, 3 में और 12 में यदि हम सब में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा नया जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा वो क्या होगा, ठीक है। सो गाइस हम किसी भी नंबर में यदि हम बराबर संख्या से उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमको स्टैंडर्ड डेविएशन में, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो नया जो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, जो नया मानक विचलन आ जाएगा, इसमें भी हम 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए पहले कितना था, तो देखिए 7.56 था। इसको हम जब सारे नंबर में 3 से कर रहे हैं तो इसमें भी हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों जब आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 22.6 है, ठीक है। सो गाइस जो हमारा नया मानक विचलन है या फिर जो हमारा नया स्टैंडर्ड डेविएशन है ये आ जाएगा 22.6 है, ठीक है। सो गाइस ऑप्शन नंबर सी जो है इसका ये करेक्ट आंसर है। गाइस ये सब ट्रिक आपको दिमाग में बैठाना है, क्योंकि आप इसको फॉर्मूले से लगाने जाएंगे तो काफ़ी टाइम आपका कंज्यूम हो जाएगा। तो गाइस चलिए देखा जाए इसमें अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, अगर 378 सिक्के में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं जिनकी कीमत का अनुपात क्रमशः 13, 11, 7 है, तो ज्ञात कीजिए कि 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, ठीक है। दोस्तों मान लीजिए कोई एक बैग है, उसमें देखिए 378 सिक्के हैं, जो कि कुछ सिक्के 50 पैसे के हैं, कुछ सिक्के देखिए 25 पैसे के हैं और कुछ सिक्के जो है वो 1 रुपये के, ठीक है। उनका जो कीमत है, उनका जो पैसे में वैल्यू है, मतलब कि कितना रुपए हैं, तो उसका देखिए रेशियो दिया है 13:11:7, ठीक है। सो गाइस आपको ये बताना है कि 50 पैसे के उसमें कितने सिक्के होंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको देखा जाए कैसे करना है, बिकॉज ये रेशियो का क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे 1 रुपये का सिक्का, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे 50 पैसे का सिक्का और दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे 25 पैसे का सिक्का, ठीक है। दोस्तों इसका देखिए वैल्यू दिया है, मतलब कि रुपया में कितना होगा, ये देखिए रेशियो इसका दिया है। ये देखिए 1 रुपये का रेशियो देखिए 13 है, 50 पैसे का देखिए 11 है और देखिए 25 पैसे का देखिए रेशियो क्या है 7 है, ठीक है। अब दोस्तों हम यहाँ पे कॉइन लिखेंगे, ठीक है, मतलब कि कितना सिक्का इसका हुआ। तो दोस्तों आप लोग देखिए यदि 1-1 रुपये का हमको सिक्का निकालना हो और 13 रुपया हो तो क्या होगा, 13 रुपये में 1-1 रुपये का 13 सिक्का होगा, तो इसीलिए जो कॉइन होगा ये भी देखिए 13 होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 50 पैसे का 11 रुपये है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 50 पैसे का 22 कॉइन होगा, तभी तो 11 रुपया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 22 कॉइन, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 25 पैसे का मिला के 7 रुपये है, तो देखिए 7 रुपये में कितने सिक्के होंगे 25 पैसे के, तो 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं, तो 7 रुपये में कितने होंगे, तो 4 सत्ते 28 हो जाएंगे, ठीक है, मतलब कि 28 इसमें सिक्के हो गए, ठीक है। दोस्तों तीनों को हम जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 13 + 22 + 28, देखिए जोड़ने पे क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 63 कॉइन, ठीक है, 63 कॉइन है। बट देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि कुल मिला के देखिए 378 कॉइन है, ठीक है। तो जो 63 का वैल्यू है ये देखिए 378 के बराबर है, ठीक है। सो गाइस यदि आप 63 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 378 आ जाएगा। तो देखिए 1 का जो वैल्यू है ये देखिए 6 आ गया, ठीक है। 1 का वैल्यू देखिए 6 आ गया, तो हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है कि 50 पैसे के कितने कॉइन होंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 50 पैसे के जो कॉइन है ये देखिए 22 है, और जब 1 का वैल्यू देखिए 6 है तो देखिए 22 का वैल्यू क्या होगा, तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 132, ठीक है। सो गाइस इसका मतलब ये है कि 50 पैसे के 132 सिक्के होंगे, ठीक है। सो गाइस ऑप्शन नंबर ए जो है इसका ये करेक्ट आंसर है। सो गाइस ऐसे हमको सिक्के का क्वेश्चन करना होता है। चलिए दोस्तों देखा जाए इसमें अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 10 घंटे में एक निश्चित यात्रा तय कर सकती है। उसी दूरी को 8 घंटे में तय करने के लिए कार को अपनी गति
कितनी बढ़ानी होगी। ठीक है दोस्तों, हम इसमें क्या करेंगे, पहले देखिए आपका स्पीड दिया है 48 किलोमीटर प्रति घंटा और देखिए टाइम दिया है 10 घंटा। ठीक है, तो हम यहाँ से देखिए डिस्टेंस निकाल लेंगे, दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, सो गाइस दूरी कितना होगा, तो देखिए स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक है, स्पीड देखिए 48 का है और टाइम देखिए 10 घंटे का है, मतलब कि 48 से कहीं 48 मतलब कि 0। तो ये हो गया दोस्तों 480, मतलब कि जो पूरा दूरी रहा होगा ये रहा होगा 480 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमको इसी 480 किलोमीटर की दूरी को हमको 8 घंटे में तय करना है। ठीक है, तो हमारा जो नया स्पीड है वो कितना होगा, तो दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू स्पीड। ठीक है, ये देखिए हमारा डिस्टेंस है 480 और इसको हमको 8 घंटे में करना है। ठीक है, तो गाइस 8 छक्के 48, ये देखिए 60। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो गाइस जो हमारा स्पीड है नया स्पीड वो देखिए 60 हो गया। ठीक है, तो दोस्तों कितना का इंक्रीज हो गया, कितना का बढ़ोतरी हो गया, तो जो इंक्रीमेंट हो गया ये देखिए 60 देखिए बाद में हो गया और पहले देखिए कितना था, तो पहले देखिए स्पीड देखिए 48 था। ठीक है, तो हम 60 में से 48 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो गाइज इसका मतलब ये है कि उसी दूरी को यदि हमको 8 घंटे में ट्रेवल करना है तो अपनी स्पीड को 12 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइज इसका जो आंसर है, ये जो आंसर है ये देखिए डी है, ये सही आंसर है 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो गाइज ऐसे हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखा जाए इसमें अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या है, एक लड़का यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विद्यालय के लिए चलता है तब वो 9 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वो 9 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसके विद्यालय की दूरी कितनी होगी। ठीक है, सो गाइस देखिए यहाँ पे मान लीजिए राइट टाइम देखिए ये है। ठीक है, पहुंचने का राइट टाइम मान लीजिए ये है। ठीक है, देखिए 4 की स्पीड से चल रहा है तो वो 9 मिनट देरी से पहुंच रहा है, तो मतलब कि इस टाइम से देखिए यहाँ पे पहुंच रहा है, ये देखिए 9 मिनट का देखिए देरी हो गया। ठीक है, 9 मिनट का। अब देखिए क्या हो रहा है, जब स्पीड बढ़ा दे रहा है, अब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने लग रहा है, तो क्या हो रहा है कि 9 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। ठीक है, तो ये देखिए राइट टाइम है, उसके देखिए 9 मिनट पहले ही पहुंच जा रहा है। ठीक है, मतलब कि 9 मिनट देखिए यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि यदि हम स्पीड को घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं तो ये जो टाइम का फासला हो रहा है पूरा, ये देखिए 18 मिनट का देखिए फासला हो रहा है। ठीक है, मतलब कि 18 मिनट पहले हो जा रहा है या 18 मिनट बाद हो जा रहा है। ठीक है, सो गाइस जो टाइम का इंटरवल है ये देखिए 18 मिनट का हो जा रहा है। ठीक है, सो गाइस इसी को हम टाइम इंटरवल को देखिए कैसे यूज करके इस क्वेश्चन को लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, मान लीजिए स्कूल और विद्यालय का दूरी देखिए मान लीजिए डी है। ठीक है, और इसी डी को मान लीजिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। ठीक है, सो गाइस यहाँ देखिए जो ऊपर है ये देखिए डिस्टेंस दिया है, नीचे दिया है स्पीड दिया है। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, ये टाइम होता है। ठीक है, तो देखिए ये टाइम हो गया जब वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता था। ठीक है, माइनस हम कर देंगे d/5। ठीक है, मतलब कि ये जो टाइम हो गया ये पूरा, ये देखिए जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने लगा है। ठीक है, और इसको करने में जो समय का डिफरेंस आ रहा है ये आ रहा है 18 मिनट। ठीक है, और 18 मिनट को हम यदि आवर्स में बनाए, घंटे में बनाए, तो इसको हम 60 से देखिए डिवाइड करते हैं। ठीक है, यही हमारा इक्वेशन होगा। ठीक है दोस्तों, आप एलसीएम लेंगे 4 और 5 का देखिए 20 हो जाएगा, 4 × 25 20, मतलब कि यहाँ पे देखिए 5D और यहाँ पे देखिए आ जाएगा 4D। ठीक है, इक्वल टू देखिए क्या आ जाएगा 18/60 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देखिए 20 से कम 20, 20 यहाँ देखिए 60। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 3 छक्के देखिए 18 हो गया और देखिए यहाँ पे क्या बचा 5D - 4D = D = देखिए 6। ठीक है, सो गाइस इसका मतलब ये है कि जो दूरी है ये कितना है, 6 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, सो गाइस ऐसे हम निकाल सकते हैं। सो गाइस ऑप्शन नंबर इसका जो डी है ये सही है, 6 किलोमीटर। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में हम 4 लिखे हैं, जब डिनोमिनेटर में संख्या कम होती है तो वो पूरा फ्रैक्शन क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, इसीलिए जो d/4 है वो बड़ा है और d/5 देखिए छोटा है, इसीलिए मैंने बड़े में से छोटे को घटाया है। और जो टाइम का इंटरवल आ रहा है वो देखिए 18 मिनट आ रहा है। ठीक है, उसको हम इक्वल कर दिए और ऐसे ही हमको क्वेश्चन का लगाना होता है। चलिए दोस्तों देखा जाए इसमें अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, कुछ श्रमिक 7 कार्य करते हुए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 4 और श्रमिक होते तो कार्य 4 दिन पहले समाप्त हो जाता। तो श्रमिक की संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, मतलब कि कितने मजदूर स्टार्टिंग में लगे थे ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मान लीजिए x मजदूर जो है वो पहले लगे हुए थे और वो किसी कार्य को देखिए 20 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मैन इंटू डे क्या होता है, ये वर्क होता है। ठीक है, तो ये देखिए मैन मतलब कि x आदमी थे 20 दिन तक काम कर रहे हैं, तो ये जो कितना काम हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसी काम को हमको 4 मजदूर और आते हैं। ठीक है, तो मतलब कि देखिए
x प्लस 4, ठीक है। पहले देखिए x थे, अब देखिए 4 और आ गया तो मतलब कि हो गया x प्लस 4 मजदूर हो गया, ठीक है। अब इसी काम को देखिए 4 दिन पहले समाप्त कर दे रहे हैं, तो देखिए पहले 20 दिन में करते थे, तो इसमें से 4 घटा देंगे मतलब कि 4 दिन पहले, मतलब कि यही काम को ये लोग 16 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। सो गाइस इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कर लेंगे, आपका यहाँ पे s का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या होगा, 20x इक्वल टू देखिए 16x हो जाएगा यहाँ पे, और 16 चौका देखिए 64 हो जाएगा, ठीक है। 220 मैंने 16 इक्वल टू 4x इक्वल टू देखिए 64 हो गया। देखिए x का वैल्यू देखिए क्या आएगा, ये देखिए 64/4 मतलब कि, तो इसको आप लोग काट लेंगे तो देखिए 16 आ जाएगा, 16 चौका 64 होता है, ठीक है। सो गाइस s का वैल्यू देखिए 16 आ गया, इसका मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग में 16 मजदूर ने काम करना स्टार्ट किया था, ठीक है। सो गाइस ऑप्शन नंबर इसका जो ए है ये सही आंसर है, 16 आदमी, ठीक है। तो ऐसे हमको क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में कर लेना होता है। चलिए दोस्तों देखा जाए इसमें अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, ए एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को देखिए 14 दिनों में पूरा कर सकता है, साथ में मिलकर कार्य करते हुए संपूर्ण काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, ठीक है दोस्तों। ए देखिए कितना दिन में कर रहा है, 21 दिन में कर रहा है, बी देखिए उसी काम को 14 दिन में कर रहा है, तो जो 14 और 21 का देखिए एलसीएम क्या होगा, तो ये एलसीएम देखिए 42 होगा, ठीक है। 21 दूना 42 और 14 यहाँ देखिए 42 होगा। ये देखिए इसको हम एलसीएम को हम लोग लिखते हैं टोटल वर्क, ठीक है, मतलब कि पूरा काम हम मान लेते हैं 42 है, और इसको हम लिखते हैं इफिशियंसी, ठीक है। इफिशियंसी का मतलब होता है एक दिन में किया गया कार्य, ठीक है। देखिए ए का एफिशिएंसी देखिए 2 है, मतलब कि ए जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है। बी का एफिशिएंसी देखिए 3 है, मतलब कि बी जो है वो एक दिन में 3 काम कर रहा है, ठीक है। दोनों को हम जोड़ देंगे तो देखिए 5 काम आ गया, ठीक है। मतलब कि ए प्लस बी दोनों मिलके एक साथ 5 काम कर रहे हैं। तो हमको ए प्लस बी देखिए कितने दिन में पूरे काम को ख़त्म करेंगे, तो देखिए ए प्लस बी का देखिए हमको डे निकालना है, तो ये क्या होगा, इधर देखिए पूरा काम देखिए 42 है और एक दिन में दोनों मिलके 5 काम कर रहे हैं, तो इतने दिन में पूरे काम को देखिए ख़त्म कर देंगे, ठीक है। 42/5 3। सो गाइस ऑप्शन नंबर बी जो इसका है ये करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है। सो गाइस देखिए अब क्वेश्चन क्या है, दीवार से सटी एक सीढ़ी के उन्नयन का कोण 60 है और सीढ़ी का पायदान दीवार से 4.6 मीटर दूरी पे है, तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगी, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों ये दीवार है और देखिए दोस्तों एक सीढ़ी ऐसे इस दीवार पे खड़ा है, ठीक है, और इस दीवार से जो सीढ़ी का दूरी है ये दिया है 4.6 मीटर, और देखिए जो एंगल है ये देखिए सीढ़ी का और दीवार से ये दिया है 60 डिग्री, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि सीढ़ी का लंबाई कितना होगा, मतलब कि ये जो लंबाई है यही आपसे देखिए पूछ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों हम यहाँ पे मान लीजिए 90 डिग्री है, ये देखिए वॉल है, तो देखिए हम इसमें क्या लगाएंगे, तो ये देखिए थीटा के सामने देखिए परपेंडिकुलर है और ये देखिए हमारा हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो हमको ये वाला जो कर्व है हाइपोटेन्यूज है यही हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या है, ये देखिए बेस है, तो बेस बटे एच के कॉम्बिनेशन से हमारा काम हो जाएगा। तो हम ले लेंगे दोस्तों cos 60 डिग्री, ठीक है। cos 60 क्या होता है, तो ये होता है b/h, ठीक है। मतलब कि b क्या है, बेस क्या है 4/6 और h हमको दोस्तों निकालना ही है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों cos 60 का वैल्यू क्या होता है, तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 इक्वल टू देखिए 4.6 बटे में देखिए h, ठीक है। दोस्तों इधर h का क्या वैल्यू होगा, ये देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा 4.6 इंटू का 2 इक्वल टू आप लोग कर लेंगे तो ये आ जाएगा 9.2 मीटर, ठीक है। सो गाइस जो सीढ़ी है जो ये हाइट है ये देखिए 9.2 मीटर है, ठीक है। सो गाइस ऑप्शन नंबर इसका जो डी है ये सही आंसर है 9.2 मीटर। सो गाइस ऐसे हमको क्वेश्चन को करना होता है जब भी आपका हाइट एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। चलिए दोस्तों देखा जाए इसमें अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या है, एक समलंब बेलनकार बर्तन मतलब कि राइट सिलेंड्रिकल वेसल, ठीक है, पानी से भरा हुआ है, उसी पानी को रखने के लिए उस बर्तन के बराबर व्यास तथा ऊंचाई वाले कितने लंब शंकुओं की आवश्यकता होगी, ठीक है। दोस्तों मान लीजिए एक कोई पर्टिकुलर हाइट का और किसी रेडियस का मान लीजिए बेलन है आपके पास, ठीक है, सिलेंडर है, उसमें देखिए पानी भरा हुआ है, ठीक है। उसी पानी को हम कोन में उसी के हाइट के बराबर हम कोन लेंगे और जो रेडियस है वो सिलेंडर के रेडियस के बराबर होना चाहिए। तो कितना शंकु मतलब कि कितना कोन का जरूरत पड़ेगा उस पानी को रखने के लिए, ठीक है। दोस्तों देखिए हम इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं, जो वॉल्यूम होगा जो सिलेंडर का देखिए आयतन होगा वो कोन के आयतन के बराबर होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं जो सिलेंडर का देखिए वॉल्यूम क्या होता है, आयतन क्या होता है, ये होता है πr²h, ठीक है। और कोन का देखिए क्या होता है, तो ये देखिए 1/3 πr²h, ठीक है।
सो गाइस इसका मतलब ये है कि जो कोन का वॉल्यूम है, ठीक है, जो शंकु का देखिए आयतन है वो देखिए सिलेंडर के आयतन के 1/3 है, ठीक है। 1/3 का मतलब है 1/3 है, ठीक है। तो यदि हमको देखिए 3 ऐसा कोना मिल जाए, ठीक है, 3 ऐसा कोन मिल जाए तो देखिए 3 से 3 खत्म हो जाएगा और पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच आ जा रहा है, ठीक है। तो गाइस इसका मतलब ये है कि 3 शंकु का हमको जरूरत पड़ेगा उसके सिलेंडर के पानी को शंकु में रखने के लिए, ठीक है। सो गाइस ऑप्शन नंबर इसका जो सी है ये सही आंसर है, मतलब कि हमको 3 कोन का रिक्वायरमेंट होगा। चलिए दोस्तों देखा जाए अगला क्वेश्चन इसमें क्या है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, एक महाविद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। उनमें से यदि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाती हैं तो अनुपात देखिए 9:7 का हो जाता है। तो उस महाविद्यालय में लड़कों का संख्या कितनी थी, ठीक है। दोस्तों पहले देखिए बॉयज़ और गर्ल्स का देखिए रेशियो क्या था, तो देखिए बॉयज़ थे 5x और गर्ल्स कितनी थी देखिए 3x थी, ठीक है। ये देखिए बॉयज़ का है और ये देखिए दोस्तों गर्ल्स का है, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 50 लड़के देखिए छोड़ दिए, मतलब कि 50 देखिए निकाल दिए गए -50 और 50 लड़कियां देखिए वहाँ पे एडमिशन लेके आ गई, ठीक है। उसके होने के बाद ये जो रेशियो है ये बन जा रहा है 9:7 का, ठीक है। दोस्तों आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले तो हो जाए 5 7 35x, ठीक है, -5 7 35 मतलब कि 350 इक्वल टू 9 3 देखिए 27x प्लस में देखिए 9 5 45 मतलब कि 450, ठीक है। 35 - 27x इक्वल टू होता है 8x और दोस्तों ये जाएगा उधर जुड़ जाएगा 450 प्लस देखिए 350 मतलब कि 800 हो गया। तो x का देखिए वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू देखिए 100 आ गया, ठीक है। दोस्तों जब x का वैल्यू 100 आ गया तो देखिए इनिशियल में कितने बॉय थे, देखिए 5x थे, तो क्या हो जाएगा 5 × 100 मतलब कि 500, ठीक है। तो मतलब कि शुरुआत में उस विद्यालय में 500 लड़के थे। सो गाइस ऑप्शन नंबर इसका जो सी है ये करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों देखा जाए इसमें अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का मसफा 8 है तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कभी भी उनका लसफा नहीं होगा, ठीक है। सो गाइस यहाँ देखिए 2 नंबर का एचसीएफ दिया है जो कि 8 है, तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन जो है वो एलसीएम नहीं होगा, ठीक है। सो गाइस आप लोग एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि एलसीएम हमेशा एचसीएफ से डिविजिबल होता है, ठीक है। मतलब कि एचसीएफ हमेशा एलसीएम को काट सकता है, ठीक है। यदि न काटे तो वो उसका एलसीएम नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए हम ऑप्शन में देखते हैं। पहला देखिए ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन देखिए 24 है, ठीक है। 24 यदि 8 से कटेगा तो ये कट जाएगा, मतलब कि हो सकता है। बी देखिए 48 है, ये भी 8 से कट जाएगा, मतलब कि एलसीएम 48 हो सकता है। सी देखिए क्या है, देखिए 56 है, 56 भी देखिए 8 से कट सकता है, तो ये भी देखिए हो सकता है। डी देखिए 60 है, ठीक है। 60 कभी भी 8 से डिविजिबल नहीं है, तो यही हमारा 60 जो है ये एलसीएम नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका ये करेक्ट आंसर है। सो गाइस ऐसे हमको क्वेश्चन को करना होता है। ये रहा आज का 15 क्वेश्चन, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।